Everyone, so let us start to discuss some data science question. So start with the question number one. So question number one says distinguish between hypothesis driven and the data driven paradigms in the data science. Provide an example of the each. So data science leverages the different approaches of the problem solving, understanding the paradigms of the factor analysis and the model building. So started with the हाइपोथेसिस ड्रिवन. सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथेसिस ड्रिवन और डेटा ड्रिवन अप्रोचेस की. सो हाइपोथेसिस ड्रिवन का मतलब क्या होता है? हाइपोथेसिस ड्रिवन का मतलब होता है कि पहले हम एक अजम्पशन बनाते हैं, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन रखते हैं, फिर डेटा को यूज करके उसको टेस्ट करते हैं. क्या न्यू, इसके हमारे एग्जाम्पल, हम इसका एग्जाम्पल जैसे मान सकते हैं. सो इट्स एग्जाम्पल डज अ न्यू वेबसाइट लेआउट इंक्रीज कन्वर्जन रेट्स बाय द 10%. मतलब क्या हमारे न्यू वेबसाइट डिजाइन से कन्वर्जन रेट्स क्या 10% बढ़ रहा है. ये एक क्लियर हाइपोथेसिस है. तो है ना, ये हमारे क्लियर हाइपोथेसिस बन जाती है. अब हम मूव करते हैं डेटा ड्रिवन की तरह. सो डेटा ड्रिवन में क्या होता है? एक्सप्लोर्स डेटा विदाउट अ प्री डिफाइंड हाइपोथेसिस एमिंग टू डिस्कवर पैटर्न्स, कोरिलेशन और द एनोमलीज दैट माइट लेड टू द न्यू इनसाइट्स और द क्वेश्चन. Exploratory and the discovery oriented can uncover unexpected relationship, may require मोर कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज. तो डेटा ड्रिवन अप्रोच बिल्कुल अपोजिट होता है. यहाँ बिना किसी प्री डिफाइंड अजम्पशन के डेटा को एक्सप्लोर करते हैं. हम पैटर्न्स, कोरिलेशन या ट्रेंड्स डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं. नाउ एग्जांपल फॉर दिस इज द एनालाइजिंग कस्टमर परचेस हिस्ट्री टू आइडेंटिफाई द अननोन बाइंग पैटर्न्स. इसमें हम कस्टमर को परचेस हिस्ट्री को देखकर ये फाइंड करने की लोग कैसे बाइंग पैटर्न्स को फॉलो करते हैं. तो सिंपल होगा हाइपोथेसिस ड्रिवन पहले क्वेश्चंस, फिर डेटा. डेटा ड्रिवन में हो जाएगा पहले डेटा है, फिर हमारे पास में क्या है? इनसाइट्स हैं. नाउ मूव टू द बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर वन. डिफरेंशिएट बिटवीन द स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, quantitative and the categorical data with the suitable real world examples. So data comes in the various forms, each requiring different storage, processing and the analytical techniques. So now move, there are the four main types of the data, जिसमें हमारा होता है स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, क्वांटिटेटिव एंड द कैटेगोरिकल डेटा. सबसे पहले हम बात करते हैं किसके? स्ट्रक्चर डेटा के बारे में. सो ऑर्गेनाइज्ड इन अ फिक्स्ड फॉर्मेट, टिपिकली इन टेबल्स विथ रोज एंड द कॉलम्स, मेकिंग इट इजी टू स्टोर एंड द क्वेरी. स्ट्रक्चर डेटा, इसका नेम ही सजेस्ट करता है स्ट्रक्चर. इस डेटा को हम स्टोर करते हैं, प्रॉपर कोई स्ट्रक्चर होता है, तो उस स्ट्रक्चर में जिस डेटा को स्टोर किया जाता है वो हमारा हो जाएगा स्ट्रक्चर डेटा. ये टेबल फॉर्मेट में हमारा होता है, इसमें रोज एंड कॉलम्स होती हैं. इसमें हमारा किसी भी स्ट्रक्चर डेटा है, इसलिए हमारे इसमें किसी भी चीज़ को सर्च करना, एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है. इसका हमारा एग्जांपल क्या होता है? हमारे एक्सेल शीट्स हो गए, डेटाबेस हो गए. हमारे एग्जांपल किसी स्ट्रक्चर डेटा की. सो नाउ मूव टू द अनस्ट्रक्चर डेटा. अनस्ट्रक्चर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता है. हमारे एग्जाम्पल है ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, इमेजेस, वीडियो. इनका कोई भी हमारा स्ट्रक्चर नहीं कि प्रॉपर एक स्ट्रक्चर में या टेबल सर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है. इसमें कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं होता. वो हमारे कौन से होते हैं? अनस्ट्रक्चर डेटा. सो नाउ मूव टू द क्वांटिटेटिव डेटा. सो क्वांटिटेटिव डेटा में क्या होता है? सो क्वांटिटेटिव में ये होता है क्वांटिटी मतलब नंबर्स. सो ये इसमें हमारे नंबर्स होते हैं जिन पे मैथ्स अप्लाई हो सकता है. एग्जांपल एज, हाइट, टेम्परेचर, सब नंबर्स वाली चीज़ है. ये हमारे किस में हो जाएगा? क्वांटिटेटिव डेटा. अब नाउ मूव टू द फोर्थ. इट इज द कैटेगोरिकल डेटा. सो कैटेगोरिकल डेटा कहता है रिप्रेजेंट द ग्रुप्स और द कैटेगरीज. इट कैन बी नॉमिनल, नो ऑर्डर और द ऑर्डिनल ऑर्डर्ड कैटेगरीज. सो ये हमारा मतलब कैटेगरी, ऐसा ये कैटेगरीज या ग्रुप्स होते हैं. मतलब ऐसे डेटा जिसको हम कैटेगरी या फिर ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. मान लीजिए जेंडर है, तो जेंडर बोल होती है क्या? जेंडर में मेल है, फीमेल. मेल होती है इस ग्रुप में, तो फीमेल है इस ग्रुप्स में. ये हमारे साथ कैटेगरिकल डेटा होता है. नाउ मूव टू द second question. So first part of the second question, write an algorithm that uses the Bayes theorem for the decision making. As we know that the Bayes theorem is used in the probability. So Bayes theorem decision making की बात करेंगे. So Bayes theorem provides a framework for updating the probability of a hypothesis as the new evidence becomes available. So it is the formula for the Bayes theorem, which is the PAB is equal to the PBA into PA और अपॉन में PB. हमारा फॉर्मूला होता है किसका? बेस थ्योरम का. जैसे PAB का बताता है पोस्टराइजर प्रोबेबिलिटी ऑफ द हाइपोथेसिस A गिवन एविडेंस B. PBA बताएगा लाइक्लीहुड ऑफ एविडेंस B गिवन हाइपोथेसिस A. PA इज द प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ द हाइपोथेसिस A एंड PB इज द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द एविडेंस B. सो बेस थ्योरम क्या करती है? बेस थ्योरम हमें हेल्प करता है प्रोबेबिलिटी को अपडेट करने में. जब नई को भी इन्फॉर्मेशन मिलती है डिसीजन मेकिंग में, ये काफ़ी पावरफुल होता है. एल्गोरिथम से कहता है पहले प्रायर प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, यानी पहले से हम क्या मानना चाहते हैं, फिर लाइक्लीहुड कैलकुलेट करो, एविडेंस मिलने की प्रोबेबिलिटी, फिर बेस थ्योरम यूज़ करके पोस्टरायर प्रोबेबिलिटी निकालो. जिसके पोस्टरायर ज़्यादा हो वही डिसीजन चूज़ करो. इसको सिंप्लीफाई बोल सकते हैं. न्यू एविडेंस से हम अपना बिलीफ अपडेट करते हैं. उसके बाद हमें क्या दे रखा है? नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर. नाउ मूव टू द second part of the question number 2, which is the write any suitable algorithm for the association rule mining that can print all the association rule.
तो मैं एसोसिएशन रूल माइनिंग की हमें एल्गोरिथम बतानी है। सो एसोसिएशन रूल माइनिंग का मतलब होता है हम आइटम्स के बीच रिलेशनशिप फाइंड करना, जितने भी आइटम्स का क्या रिलेशनशिप है वो हमारा किस होता है, एसोसिएशन रूल माइनिंग है। मार्केट बास्केट एनालिसिस में काफ़ी यूज होता है। अब इसके हम स्टेप्स की बात करें, इसमें क्या क्या हमारे स्टेप्स होती हैं। Find the frequent item sets. Identify all the item sets that meet a minimum support threshold. How often आइटम अपियर टुगेदर, इसका मतलब फ्रिक्वेंट आइटम आइडेंटिफाई करो, मतलब जिनका सपोर्ट मिनिमम थ्रेशोल्ड, जिनका भी सपोर्ट जो है मिनिमम थ्रेशोल्ड से ऊपर हो वाले आइटम्स को आइडेंटिफाई करो। उसके बाद में हो जाएगा जनरेट द एसोसिएशन रूल्स फ्रॉम द फ्रिक्वेंट आइटम सेट्स, क्रिएट द रूल्स दैट मीट अ मिनिमम कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड, हाउ ऑफन द कॉन्सिक्वेंट अपीयर्स गिवन द एंटीसीडेंट। तो इसका मतलब हो जाएगा कि हमारे इन आइटम सेट से रूल जनरेट करो, यूजिंग कॉन्फिडेंस का यूज हमें आइटम से रूल जनरेट करना होता है। नेक्स्ट देखा प्रिंट द रूल, उसके बाद में हमें जो भी रूल्स हमने प्रिंट करे थे हमें उसको एक ऑर्डर में हम उन रूल्स को क्या करना था, प्रिंट करना होता है। अब इसका में एग्जांपल करें, इफ मिल्क ब्रेड देन बटर, तो सपोर्ट 0.1, कॉन्फिडेंस 0.7। ये एल्गोरिथम हमें बताता है कि हमें कौन से आइटम साथ साथ फ्रिक्वेंटली परचेस करने होते हैं। यदि मैं ये खरीद नहीं तो मुझे ये तो पक्का खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। ये हमारा मान लीजिए मैंने मिल्क और ब्रेड खरीदा, हमारा बटर भी हाँ जो कि हम देखा जो हमारा उसका तो हमेशा वो सोल्ड हो ही रहा है। ये होता है हमारा एसोसिएशन रूल माइनिंग वाले टेक्निक्स में। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन पार्ट ए, कंप्यूट द मीन मीडियन मोड एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अ स्मॉल गिवन डेटा सेट, एक्सप्लेन व्हेन ईच मेजर इज अप्रोप्रिएट। सो हमने एक एग्जांपल पे हमने डेटा सेट्स ले लिया है। इस डेटा सेट्स के हमें क्या निकालने हैं, मीन मोड मीडियम। अभी सर हम बात करेंगे मीन की। सो मीन क्या होता है, मीन इज द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब मेरे जितने भी दिए थे जिस कोर्स से डेटा दिया था उन सबका सम करेंगे। सो जब मैं ऐड करती हूँ 10, 15, 12, 18, 15, 10, 20, 15, 30, तो मुझे जो मेरा वैल्यू है वो मुझे क्या मिल रहा है, 138। और टोटल मुझे कितने डेटा ऑब्जर्वेशन पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 8 9। वैन वी डिवाइडेड 138 डिवाइडेड बाय 9 आई गेट द 15.33, मेरा क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। उसके बाद में हम चलते हैं मीडियन की तरफ। मीडियन क्या होता है, जो भी हमें कोई भी डेटा होता है सबसे पहले हमें उसको सॉर्ट करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में। चलो जब मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट, सो व्हेन आई विल सॉर्ट इट इन द असेंडिंग ऑर्डर, जब मैंने इसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करती हूँ, है ना, जब मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे अभी मेरा डेटा ऐसा था, बट व्हेन आई विल ट्राई इट टू सॉर्ट इन द असेंडिंग ऑर्डर, फर्स्ट आई विल गेट द 10, then I will get the again 10, 10, 10, then I will get the 12, after 12 I get the 13, 10, 12, 10, 13, now 15, which is come the thrice, 15, 15, 15, 3/15 हो गया। तो 3/15 के बाद में अब तो हमारे पास में एक लास्ट बचा है, वो हमारा क्या था, दोबारा अच्छे से लिख देते हैं। ये हो गया हमारा, देखिए हमें जमाना था हमें डेटा सेट्स को किस पूरा असेंडिंग ऑर्डर, हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। उसके बाद बात करें मीडियन का, तो हमारे जो भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना जो हमारी मिडिल वैल्यू होती है वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा मीडियन। इफ़ मेरे पास में इफ़ आई हैव द इक्वल, इफ़ मेरे पास में जो ऑब्जर्वेशन हैं वो थी मेरे पास में, हाँ, तो हमने पूरे डेटा सेट्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया था। सो हमारा मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है हमारे मिडिल वैल्यू। इफ मेरे पास में ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं, इफ आई हैव द 13 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 6 इधर 6 इधर 12, तो मिडिल मुझे एक वैल्यू मिल गई, 7 12 थी मिडिल वैल्यू गई। बट इफ आई हैव द इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब मेरे पास 8 ऑब्जर्वेशन है, तो मेरा मिडिल वैल्यू तो कुछ नहीं होती। तो उसमें हम क्या होता है, से मान ली मैंने 3 इधर 3 इधर 6 होगा, जो बीच की जो दो मुझे मिडिल वैल्यू मिलती हैं वो दोनों वैल्यू को हम एवरेज लेते हैं, देन वही मेरा क्या बन जाता है, मीडियन बन जाता है। बट यहाँ पर मेरे पास 9 ऑब्जर्वेशन है विच इज़ द ऑड, जिससे मिडिल वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। सो 1 2 3 4 5 इज माई
मीडियन, जो कि मेरा क्या था 15 इस केस में मेरा क्या हो जाएगा मीडियन। अब मूव करते हैं मोड की तरफ। मोड क्या होता है? मोड इज द मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू इन द डेटा सेट। सो वो वैल्यू जो कि सबसे ज़्यादा बार हमारे डेटा सेट्स में आ रही है वो हमारा क्या होता है? मोड होता है। तो सबसे ज़्यादा बार हमारा क्या आ रहा है 15, जो कि हमारा थ्राइस आ रहा है। 10 ट्वाइस आ रहा है, कम है। सबसे ज़्यादा बार हमारा क्या आ रहा है 15 थ्राइस टाइम। सो 15 हमारा क्या हो जाएगा? मॉड हो जाता है। स्टैंडर्ड एविएशन की बात करेंगे। स्टैंडर्ड एविएशन का हमारा एक प्रॉपर फॉर्मूला तो उससे हमारा स्टैंडर्ड एविएशन निकलता है। स्टैंडर्ड एविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा कहता है फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1। सो मतलब पहले मुझे जितने भी डेटा सेट्स थे एक्स मैंने वो लिया, देन मैंने इन सबको डेटा सेट्स को मुझे माइनस करना होगा इसमें से, इनके मीन में से 15.33 में से माइनस करने का जो भी मेरा आंसर आएगा, देन उसको मुझे स्क्वायर करना होगा। देन स्क्वायर वालों को सबका सबमिशन करेंगे। देन उसका सबमिशन करने के बाद में जो भी मेरा आंसर आता है हम उसको डिवाइडेड कर देते हैं n-1, जो कि अपने से 8 से, और फिर उसको हम करते हैं उसका अंडर रूट में हमारा, देन हम उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये होता है हमारा पूरा प्रोसीजर टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। सो अगर बात करें मीन की, तो मीन हम क्यों निकालते हैं? सो मीन हमारा यूज फॉर द सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेंसिटिव टू आउटलायर्स। उसके बाद में यदि हम बात करेंगे, उसका जब हम बात करेंगे कि इसकी मीडियन कब निकालते हैं। सो रोबस्ट टू आउटलायर्स आइडियल फॉर द स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन एंड मोड suitable for the categorical or the discrete data identifies the most common observation, and the standard deviation measures the average spread of data points from the mean, useful for understanding data variability. So now question number 3 ka move to the next part. What is the difference between the errors and the artifacts in the data cleaning? Explain any two imputation techniques. So data cleaning is the vital for ensuring the data quality, distinguish between actual mistakes and the प्रोसेसिंग बाय प्रोडक्ट। सो एरर और आर्टिफैक्ट से यदि हमको डिफरेंस की बात करेंगे तो इनमें डिफरेंस क्या होता है। सो एरर्स का मतलब जो है एक्चुअल inaccuracies or the mistakes in the data, often due to human input error, faulty sensors or the incorrect data entry. These represent the incorrect informations. तो हम बात करेंगे इसके डेटा और इसकी क्या होता है। सो एरर्स को मतलब होता है गलत एंट्री, जिसके आगे मतलब 200 लिखा है, मान लो हमने एज किसी की 200 लिख दी, गलत एंट्री होगी, इनपुट ने किसी ने एरर दिया ना। तो एरर्स हमारी वो चीज़ हमारी गलत तुमने दे दी गई हो, अक्सर ही हमारे ह्यूमन जो इनपुट देते हैं उनसे कारण हमें एरर्स आ जाते हैं। और आर्टिफैक्ट्स की बात करेंगे, आर्टिफैक्ट्स क्या हो जाएगा, डेटा characteristics that arise from the data collection, storage or the processing methods rather than being inherent to the phenomenon being measured. They are not necessarily wrong but can mislead analysis. Example, rounding of the precise measurement during the data aggregation leading to multiple entries ending in the 0.00 or the 5.0. सो तो बात है आर्टिफैक्ट्स का मतलब डेटा कलेक्शन के साइड इफेक्ट, जैसे राउंडिंग में आपको डेटा किया था तो उस पर टाइम पे जो भी हमारे एरर्स आ जाते हैं वो हमारा आर्टिफैक्ट्स के अंदर चल रहे डेटा हैंडल करने के लिए इम्पुटेशंस होते हैं। और डेटा हैंडल करने में कौन कौन से इम्पुटेशन हो जाएगा, मीन मीडियन इम्पुटेशन, के नियरेस्ट इम्पुटेशन बोल देंगे, के नियरेस्ट नेबर इम्पुटेशन, के एन एन इम्पुटेशन, दो होते हैं। सो हम मीन वाले में क्या करते हैं, इसमें हम मीन वैल्यूज को एवरेज या मीडियन से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये मिसिंग वैल्यूज थी उसको हमने क्या करा, मीन से फिर हमने मीडियन से उसको रिप्लेस कर दिया है। इस वाले में ये होता है। के एन एन वाले में क्या करते हैं, हम सिमिलर डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे मिसिंग वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं। मान ली मैं जैसे मेरे डेटा पॉइंट्स इस रो में थे, वैसे सेम मेरे डेटा पॉइंट्स और कहाँ भी है, जैसे मेरे वहाँ होंगे तो वहाँ पर जो वैल्यू थी उस वैल्यू को हम यहाँ पर भी कर देते हैं। इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। Now move to the question number 4 का A. 4 feature engineering techniques. Explain any 4 common feature techniques for the continuous or the categorical data. 1. Hot encoding. Feature scaling is the binding discretization and the polynomial features. So feature scaling का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा min max z स्कोर से रेंज नॉर्मलाइज करते हैं हम। और हम बात करेंगे उसकी यदि बाइंडिंग की, तो बाइंडिंग में कहते हैं ट्रांसफॉर्म द कंटिन्यूस न्यूमेरिकल फीचर्स इनटू द कैटेगोरिकल फीचर्स बाय ग्रुपिंग द वैल्यूज इनटू द बिन्स और द इंटरवल्स। तो इसमें हम जो कंटिन्यूस वैल्यू को बिन्स में कन्वर्ट करने का हमारा काम होता है, कंटिन्यूस को बिन्स में कन्वर्ट करते, एक बिन्स के अंदर इतनी वैल्यू चल जाएंगी, दूसरे बिन के अंदर इतनी डाल दी, इस तरह से फीचर स्केलिंग। अब बात करेंगे हम 1 हॉट एनकोडिंग की। 1 हॉट एनकोडिंग कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को बाइनरी फीचर्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। एंड पॉलिनोमियल फीचर्स में हम नॉन लीनियर रिलेशनशिप कैप्चर करने के लिए न्यू फीचर्स बनाते हैं। ये टेक्निक्स हमारे एमएल ऑर्गेनिज्म परफॉर्मेंस इंप्रूव करती हैं। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। व्हाट इज द सैम्पलिंग फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्राइब्स इनवर्स ट्रांसफॉर्म सैम्पलिंग और द मोंटे कार्लो सैम्पलिंग विद एन एग्जांपल। सैम्पलिंग फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन इज क्रूशियल फॉर द सिमुलेशंस, मॉडलिंग एंड द अंडरस्टैंडिंग वेरिएबिलिटी इन डेटा। समझ रहे सैम्पलिंग फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन की। तो सैम्पलिंग का मतलब होता है रैंडम ऑब्जर्वेशन जनरेट करना फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन। सिमुलेशंस में काफ़ी यूज होता है इनवर्स ट्रांसफॉर्म सैम्पलिंग, जिसमें हमारा पहला हो जाएगा यूनिफॉर्म रैंडम नंबर को जनरेट करना। सेकंड हो जाता है हमारा फिर टारगेट डिस्ट्रीब्यूशन के इनवर्स को CDF अप्लाई करो। एग्जाम्पल जैसे हमारा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, U = 0.5 है तो सैंपल वैल्यू फॉर्मूला से निकल जाती है।
सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो रैंडम नंबर लो, फॉर्मूला लगाओ एंड डिजायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का सैंपल मिल गया, इस तरह से हम निकालते हैं। ये हमारे दोनों चीज़ थी, हमने इसका हमारा पूरा देख लिया है। सो डेट्स ऑल द टुडेज क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन फॉर द डेटा साइंस। थैंक यू।